किंग ऑफ पोर्ट्स भारत में गौतम अडानी को इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने चेयरमैनशिप को छोड़ दिया और तकरीबन 3 लाख करोड़ की इस कंपनी के मालिक के तौर पर, या कहें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर, या कहें चेयरमैन के तौर पर 24 घंटे पहले तक गौतम अडानी ही थे। तो क्या अगला सवाल यह भी है कि क्या वाकई अब जिस तरीके से भारत की 6 कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शन के तहत प्रतिबंध लगा, तो क्या उस दायरे में अब रिलायंस और अडानीज भी आ जाएंगे? और कल शेयर बाजार में इसकी जानकारी ये कहकर दी कि दरअसल उनकी जो कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद को वो छोड़ रहे हैं। जहां हर कोई सोच रहा था कि आखिर क्यों चेयरमैनशिप छोड़ दी उस कंपनी की जिस कंपनी से पहचान ही अडानीज को मिली। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस कंपनी के जरिए अडानीज ग्रुप ने इस देश के भीतर ही नहीं दुनिया भर में पहचान पाई, उस कंपनी के ही चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जो बिजनेस आपका चल रहा है वो सीज कर दिया जाएगा, यानी उसके जरिए आवाजाही खत्म हो जाएगी। अब एक झटके में सोचिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के बड़े बड़े कॉरपोरेट जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर दुनिया में पहचान पाए हुए हैं, और उसमें खास तौर से अगर अडानीज का नाम आप लें, तो कोई भी कहेगा कि वो हर सेक्टर, वो पोर्ट का सेक्टर नहीं, वो पावर का सेक्टर हो, वो एयरपोर्ट का सेक्टर हो, वह रेलवे का सेक्टर हो, वो माइनिंग का सेक्टर हो, वह इस देश के भीतर रिटेल का सेक्टर हो, वो यहां तक कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड का भी सेक्टर क्यों ना हो, हर जगह अडानीज की मौजूदगी आपको नजर आएगी। सवाल यह है, क्या अमेरिका ने अब खुले संकेत, जब लड़ाई आमने सामने की खड़ी हो चुकी है और भारत ने भी अमेरिका को कटघरे में यह कहकर खड़े कर दिया है कि अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो आप भी तो अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो रसायन लेते हैं, जो केमिकल्स लेते हैं, जो फर्टिलाइजर्स लेते हैं, वह भी आप रूस से क्यों खरीदते हैं? आपका पैसा भी तो उसी दिशा में जा रहा होगा जो भारत कच्चा तेल खरीदता है। लेकिन इसका दूसरा मैसेज यह भी है कि अब अमेरिका ने भी संकेत दे दिए, वह कोई कंपनी हो, वो चाहे इस देश के प्रधानमंत्री के करीबी मित्र की ही कंपनी क्यों ना हो, कार्रवाई तो होगी। और कई केसेस ऐसे हैं जो अमेरिका में चल रहे हैं, जिसका जिक्र वहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है, अडानी ग्रुप ने उससे इनकार किया है। लेकिन उन तमाम केसों के बीच एक केस ईरान से वहां के तेल को टैंकरों के जरिए मुंद्रा पोर्ट तक लाना भी है, और जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों को भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वहां छापा और वहां पर व्हाइट हाउस ने इसे गंभीरता से लिया। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि अगर कॉरपोरेट पर शिकंजा कसना अमेरिका ने शुरू कर दिया तो एक झटके में भारत की राजनीति डामाडोल हो जाएगी। एक वक्त तो बकायदा घूसखोरी का जो आरोप लगा, उसमें सोलर एनर्जी के मामले में $25 करोड़ भारत के अधिकारियों को घूस देने का जिक्र भी अमेरिकी अदालत में हुआ। उसमें कितनी क्लीन चिट मिली नहीं मिली ये आज भी सस्पेंस है, क्योंकि वो फाइल पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो जरा इस सिलसिले को शुरू करने से पहले हमें लगता है कि एक संकेत इस देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिए, बात वहीं से आज शुरू करनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक कमेंट किया और साफ तौर पर लिखा, भारत कृपया समझे, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। एक धमकी मोदी एए यानी अंबानी अडानी और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करना है। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है, इसीलिए मोदी के हाथ बंधे हैं। यह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। असल रूस से तेल खरीदना रिलायंस का और उसकी रिफाइनिंग के साथ उसको यूरोप के बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचना, यह रूस और यूक्रेन युद्ध के भीतर की अनकही कहानी नहीं है। सब कुछ सबके सामने है। नियारा पर प्रतिबंध लगना, रिलायंस की दिशा में कदम को बढ़ाना, और अब अडानीज, उसमें भी गौतम अडानी का अपनी पहचान वाली कंपनी जो पहली कंपनी थी अडानी पोर्ट्स, उसी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे देना। दरअसल अमेरिका के भीतर जिसका जिक्र राहुल गांधी जो इंडिकेशंस दे रहे हैं, उसके पीछे अमेरिका में चल रहे 3 मामले हैं जो अडानीज ग्रुप के खिलाफ है। हालांकि अडानीज ग्रुप ने खुले तौर पर हर आरोप को बेबुनियाद बताया, लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिकी अदालत में कोई भी फाइल खुलती है, सबसे बड़ी फाइल जिसको लेकर हंगामा मचा, उसमें एक सोलर एनर्जी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट शामिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को $25 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, और वो पैसा अमेरिका में उठाया गया, निवेशकों से उठाया गया, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा बड़ा मामला उससे पहले का है जो हिंडनबर्ग का था, जिसमें बहुत साफ तौर कहा गया था कि दरअसल 2020 में 7 लिस्टेड कंपनी जो अडानीज ग्रुप की है, उसके शेयरों में हेर फेर के जरिए तकरीबन $100 बिलियन कमाए गए।
और जो $25 करोड़ के रिश्वत का आरोप था उसको भी मान लिया गया। इसमें क्लीन चिट मिल गई, यह भी दरवाजे बंद हो गए। हालांकि अदालतों में यह फाइल अभी भी जीवित है। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें मुंद्रा पोर्ट के रास्ते जो ईरानी एलपीजी है यानी ईरानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका आयात किया गया और ईरान से तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद को पूरी तरह रोकने के आदेश अमेरिका ने यह कहकर दिए थे कि जिसने भी बिजनेस किया उसके खिलाफ सेकेंडरी सैंक्शन लगेगा। यूरोपीय यूनियन ने नियारा कंपनी पर रोक लगा दी है। यह बड़ी कंपनी है, गुजरात से जुड़ी हुई कंपनी है और रूस के साथ उसके संबंध है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह था, अगर क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई रोक या सेकेंडरी सैंक्शन अडानीज की कंपनी पर इस माध्यम से लग जाते हैं जहां सीधे कटघरे में गौतम अडानी को खड़ा किया जाए, तो फिर एक झटके में पूरी कंपनी ढहढहा के गिर जाएगी। शायद इसीलिए क्या उन्होंने यह पद छोड़ दिया, या फिर जो कंपनी कह रही है कि अब हम नए रास्ते टटोल रहे हैं बिजनेस के। यानी अमेरिका किसी भी देश को टैरिफ के जरिए अगर चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो वहां की राजनीतिक सत्ता को भी वो प्रभावित करने की कोशिश जरूर करता है। तो क्या इस बात और इस हकीकत को अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी समझ गए और उन्होंने इस देश के कॉरपोरेट से भी कहा कि आप दरअसल अब अपनी सुरक्षा का रास्ता तो टटोल लीजिए, अन्यथा आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। और इसी की प्रक्रिया के तहत रिलायंस रूस से आज भी तेल ले रहा है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मास्को जा रहे हैं। अमेरिका के साथ सारे संबंध बंद हो चुके हैं। जो छठे राउंड की बातचीत होनी थी वह पूरी तरीके से टल चुकी है, खत्म हो चुकी है या फिर नहीं होगी। जो नया सवाल यह है, क्या इन सब के भीतर भारत की इकोनॉमी को संभाली हुई जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर जो मुश्किल हालात भारत के भीतर हैं, अब उसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुश्किल हालात वाकई एक चुनौती के तौर पर हैं या एक संकट के तौर पर है। जो भी परिस्थिति थी उसमें खास तौर से समाज के भीतर तनाव और नफरत सब कुछ देखा गया। राष्ट्रवाद सेना के जरिए एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। जाति का सवाल पिछड़े तबके को लेकर शुरू हो गया। धर्म सांप्रदायिकता के चंगुल में फंसता गया, नफरत के नाम पर होता गया। तो आखिर में आपका सवाल यह भी होगा, तब क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में क्या आया? ईडी आया, सीबीआई आई, आईटी आया, सीएजी आया, सीवीसी आया, जजेस वहां तक बात पहुंच गई। यानी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन यह भी आ गया। यह एक नई तरीके की परिस्थिति भारत के भीतर कॉरपोरेट की, सत्ता की और जनता की बनी और उसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो क्राइसिस शुरू हुआ है उसके दायरे में इस देश का आम आदमी कितना आएगा, कल आपको बतलाएंगे। दरअसल स्थिति क्यों इतनी नाजुक है जहां पर कॉरपोरेट की सांस फूलने लगी है, क्योंकि उसकी कमाई इस दौर में इतने ज्यादा गुना बढ़ी है कि आप कल्पना कर नहीं सकते हैं और आम आदमी की कमाई इतनी कम हुई है और दोनों के बीच की असमानता चरम पर है। शायद इसीलिए ये लड़ाई कॉरपोरेट सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार इकोनॉमी की है। बस देखते जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।